गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन डीसी सर्किट, यानी कि डीसी सर्किट के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद देख लेंगे कि करंट डिवीजन इक्वेशन क्या होती है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट किसे बोलते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं वो लीनियर आता है ग्राफ, तो हम उस एलिमेंट को बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। समझ में नहीं आया तो देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यार रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस मैंने एक ग्राफ बनाया वोल्टेज वर्सेस करंट का। हम जानते हैं V क्या होगा इसके अक्रॉस, I × R1। ठीक है, मान लेता हूं V इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि भाई ये Y mx वाली फॉर्म है ना, Y mx वाली फॉर्म है, तो देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है कि नहीं? अगर रेजिस्टेंस R1 कांस्टेंट है तो समझ में बात। जैसे कि देखो ये क्या थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्लोप m कांस्टेंट रहेगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि m क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, और स्लोप किसके बराबर है? यहाँ पर रेजिस्टेंस के बराबर है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तभी तो हमारा लीनियर ग्राफ आएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं तो वो एक लीनियर ग्राफ बने, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो वो एलिमेंट होगा लीनियर एलिमेंट। यानी कि वो एलिमेंट जो जिसका पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहे, वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ना करे। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के हिसाब से चेंज ना हो। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स। और नॉन लीनियर एलिमेंट्स बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके अक्रॉस अगर मैं करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूं तो वो वेरी कर रहा हो, है ना, उसका स्लोप वेरी कर रहा हो, तब उन एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यार उसका पैरामीटर है वो चेंज करता चले जा रहा है, वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट कैसे बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो कि एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को। जैसे कि ये बैटरी है, ये भी बैटरी है, तो ये दोनों बैटरी क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं उन एलिमेंट को। ठीक है, पैसिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, तो वो एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है बाय एक्टिव एलिमेंट उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब कंज्यूम जैसे कि रेजिस्टेंस क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है ना। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बाय एक्टिव एलिमेंट, ये लोग या तो उसे कंज्यूम करेंगे, या मतलब या तो उसे हीट में कन्वर्ट कर देंगे, या ऑब्वियसली सी बात है या तो वो स्टोर कर लेंगे उस एनर्जी को। अब बात करते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट किसे बोलते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि उन एलिमेंट के अक्रॉस अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं या इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वो बायलेटरल एलिमेंट होते हैं, वो बायलेटरल एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो एलिमेंट जिसके अक्रॉस अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में भेजूं या इस डायरेक्शन में भेजूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन एलिमेंट को बोलते हैं बायलेटरल एलिमेंट। समझ लेते हैं यार, जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने करंट अगर इस डायरेक्शन में भेज दी, क्योंकि हम जानते हैं करंट एक्सटर्नल टू द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में गया यानी कि इस डायरेक्शन में गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं इस बैटरी को चेंज कर दूं तो, यानी कि करंट को इस डायरेक्शन में भेजूं तो करंट की डायरेक्शन पे चेंज नहीं कर रही है इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर, तो उस एलिमेंट को बोलता हूं बायलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं? वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि इसके अपोजिट वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक डायोड ले लेता हूं। ठीक है, डायोड के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, हम जानते हैं यार अगर पॉजिटिव P अगर कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और N कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये क्या कराता है? ये एक जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या कि भाई इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस है ना इस वजह से। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखो इस केस के अंदर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब दूसरा केस ले लेते हैं यार, अगर मैं इस बैटरी को उल्टा कर दूं, अब P कनेक्टेड है नेगेटिव से और N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, इस केस के अंदर रेजिस्टेंस जो हमारा डायोड है वो इनफिनाइट प्रोवाइड कराता है, यानी कि ओपन सर्किट। ओपन सर्किट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना,
आपको ये पता ही होगा। तो अब तो इस केस के अंदर करंट ऐसे जाना चाहिए था, सही बात है कि नहीं, बट इसके अंदर करंट जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इनफिनिट प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब यार करंट की डायरेक्शन चेंज करने से इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, तो उन एलिमेंट्स को बोलता हूं मैं यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोड किसे बोलते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि जहां से दो या दो से अधिक एलिमेंट निकल रहे हो, यानी कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स निकल रहे हो, तो उस पॉइंट को मैं बोलता हूं नोड। जैसे कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ए, बी, सी और डी, ये सभी के सब क्या है? नोड है ना? क्यों है नोड? क्योंकि इन पॉइंट से दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखो, इससे ये दो एलिमेंट, इससे ये तीन एलिमेंट, मैंने बोला दो या दो से अधिक एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े होंगे, तो उस पॉइंट को मैं नोड बोलता हूं। तो सी से भी दो जुड़े हुए हैं, डी से तो तीन जुड़े हुए हैं, तो एक ये एक ये एक ये, है ना? ठीक है, तो ये सब नोड है। जंक्शन किसे बोलते हैं? जंक्शन यार किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो पॉइंट होता है जिससे तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, या तीन या तीन से अधिक उसकी ब्रांचेस जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जंक्शन कौन कौन से हैं? देखो, इसके अंदर जंक्शन है अपने बी और डी सिर्फ। क्यों? क्योंकि देखो बी से तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े हुए हैं, देखो 1 2 3, और डी से भी 1 2 3। ठीक है, तो उन बी और डी को मैं जंक्शन बोलता हूं। लूप कैसे बोलते हैं यार? लूप किसे बोलते हैं? किसी भी नेटवर्क के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्लोज लूप, क्लोज सर्किट बन रहे होते हैं, तो उसको बोलता हूं मैं लूप। सिंपल एज दैट। जैसे कि देखो इसके अंदर कितने क्लोज लूप बन रहे हैं? एक ये बन रहा है क्लोज लूप। मैं अगर इसे ई और एफ बोल देता हूं तो देखो जरा, ए बी ई डी, ए बी ई डी, या डी ई बोल दो यार। ठीक है, ये एक क्लोज लूप बनना है, और बी सी एफ डी ये क्लोज लूप बनना है। देखो एक क्लोज लूप कौन सा बनना है? ई ए सी एफ। तो ये सारे जितने भी क्लोज लूप बनेंगे ना, क्लोज सर्किट बनेंगे, तो उनको मैं बोलता हूं लूप। मैश किसे बोलते हैं यार? मैश इज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप, यानी कि लूप की सबसे ज्यादा बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म होती है। कहने का क्या मतलब? मैश एक ऐसा लूप होता है, ये भी यार क्लोज सर्किट ही होता है, बट ये एक ऐसा सर्किट, क्लोज सर्किट है, ये एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता। यानी कि मैश एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर मैश किसे बोलोगे आप? मैश सिर्फ इसके अंदर दो हैं, कौन कौन से? एक तो ये और एक ये दोनों क्या है? मैश है। ये मैश क्यों नहीं है भाई? देखो ये मैश क्यों नहीं है? क्योंकि इस लूप के अंदर दो लूप एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला लूप? एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप। मैंने बोला मैश वो लूप होते हैं जिसके अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब उस लूप को मैं मैश बोलता हूं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि मैश इज द सबसेट ऑफ लूप। समझ में आई बात? तो यार ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि डीसी सर्किट नाम के चैप्टर में यूज होती हैं। और अब आगे बढ़ जाते हैं यार, अब हम पढ़ लेते हैं अपने वही करंट डिवीजन इक्वेशन किसे बोलते हैं। बहुत बेसिक इक्वेशन है यार, और उसको हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यार हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जैसे कि देखो ये बोलता है कि अगर कोई बैटरी है V मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते टोटल करंट I निकला यहाँ से, और यहाँ पे मैं दो रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये R1 मान लेता हूँ, ये R2 मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है I1 क्या होगा और I2 क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो आप बेसिक से पढ़ो सब कुछ, मतलब जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो करंट यहाँ से निकलेगा वो किसके बराबर होगा। पहले तो ये करंट निकाल लो, करंट क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? क्योंकि देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? Req = 1/R1 + 1/R2। सीधी सी बात है। तो इसके अंदर पुट कर देता हूँ V/ इसको लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट को R1 × R2/R1 + R2, ठीक है, सॉल्व कर लेना। R1 × R2/R1 + R2। तो ये क्या है? इट इज अ टोटल करंट विच इज कमिंग फ्रॉम वोल्टेज V, यानी कि यहां से जो टोटल करंट निकल रहा है वो है ये, ठीक है। अब यहां से I1 निकालना और I2 निकालना है। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो V के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चला, V = क्या होगा? I1 × R1, I1 × R1।
तो मुझे बताओ V किसके बराबर है? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई है, क्या है? आई इंटू आर वन प्लस आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो ये V के बराबर है। V की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, आई इंटू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आई वन इंटू आर वन। तो यहाँ से आर वन कैंसिल होगा, तो ये हटा दे रहा हूँ मैं। तो ये करंट आई वन निकल के आता है, आई वन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर मैं आई टू बिल्कुल इसी मेथड से निकालूं, देखो जो इसकी क्रॉस वोल्टेज है वही इसकी क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो V इक्वल टू मैं लिखूंगा आई टू इंटू आर टू, आई टू इंटू आर टू। वोल्टेज की वैल्यू देखो ये रखो, आई इंटू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू। ये आर टू से ये आर टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये आई टू निकल के आ गया, ठीक है। इसको याद करने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर तुम्हें जिस ब्रांच के अंदर करंट निकालनी है, ठीक है, उसके अपोजिट वाला ब्रांच, उसके अपोजिट वाले ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस है, तो पहले मैं वो लिख दूं ऊपर न्यूमरेटर में वो लिखना है जो कि इसके अपोजिट वाला ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस है। जैसे कि अगर मुझे I1 निकालना ना, तो इसके अपोजिट वाला ब्रांच कौन सी है? ये वाली ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस है पहले वो लिख दो, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट जो इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हम करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और उसका करंट निकाल देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी यार बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हैं, और वो यार इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के और जल्दी सॉल्व करने के काम आती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो, मान लेते हैं यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मान लेता हूँ रेजिस्टेंस है, और मान लेता हूँ ये आर, ये वी ए बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये मान लेता हूँ रेजिस्टेंस है आर, और करंट मान लेता हूँ आई। या इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 3 ओम है और ये 5 एम्पियर है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसके अक्रॉस मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, यानी कि इसका सोर्स का ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। यहाँ पे करंट एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, करंट एलिमेंट को हम वोल्टेज एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसी टेक्निक को बोलते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका, या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका, उसी को बोलते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर करंट सोर्स है, अगर हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, अगर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है ना। करंट क्या आ रहा है? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस क्या इसके पैरेलल में? 3 ओम का। तो 3 5 15। तो यहाँ पर बैटरी लगा दो। देखो, हमेशा याद रखना कि बैटरी के अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसके अंदर? डैनियल सेल के अंदर पढ़ा होगा आपने। उसके अंदर क्या होता था कि भाई इंटरनल बैटरी के अंदर जो ना करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में बहता है, और एक्सटर्नल जो सर्किट, यानी कि उस बैटरी के एक्सटर्नल में करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में बहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस बैटरी की, तो बाहर तो हमेशा हम जानते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। बट इस बैटरी के अंदर कैसे जाता है करंट, ये आप बताओ? ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाता है। ये आपने 11th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, 11th या 12th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि भाई इंटरनल टू द सर्किट करंट कहाँ से कहाँ जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि इस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि जो टेल होती है ना उसकी, वो नेगेटिव होती है, और जो हेड होता है वो पॉजिटिव होता है। जिसकी वजह से अगर मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि भाई टेल की डायरेक्शन जो होगी वो हायर पोटेंशियल को दिखाएगा, और सॉरी जो हेड होगी वो हायर पोटेंशियल को दिखाएगा, और जो टेल होगी वो लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव वाले पोटेंशियल को दिखाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाओ। वोल्टेज इसका क्या होता है? 5 × 3 विच इज 15 वोल्ट का इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वोल्टेज हो जाएगा। और आपको सिंपली सी एक काम करना है कि ये 3 ओम है ना, 3 ओम इसके कहीं भी लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है यार? 3 ओम इस तरीके से कह सकता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, तो जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे रखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे एज इट इज रखना पड़ेगा सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में नहीं रखना, सीरीज में रखना है, ठीक है। और ये क्या है? ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट। एज सिंपल एज दैट। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन था। हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, और बिल्कुल अगर इसके अपोजिट कर देते हो ना, तो वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, हम जानते हैं करंट क्या होता है? V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज क्या? 15 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस क्या? 3। तो 3 5 15। तो इससे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि भाई 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा
वो आप इसके पैरेलल में लगा देना, बस ये होता है हमारा करंट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार शेयर करो वीडियो को।